अच्छा, ये कुछ फ्लैप्स हैं जिनकी कुछ मैंने जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैंने आपके लिए एक स्लाइड में मैं लेके आई हूँ. सो फिबुला, स्कैपुला, इलियक एंड रेडियस, दीज आर ऑल फ्री फ्लैप्स. ठीक है. एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैप्स है जो ओरोफेशियल कंस्ट्रक्शन में कॉमनली यूज होते हैं फ्री फ्लैप्स में, माइक्रोवास्कुलर रिकंस्ट्रक्शन में, तो वो ये फ्लैप्स हैं. ठीक है. फ्री फिबुला है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. स्कैपुला हम लोग इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. फिर हमारे पास इलियक क्रेस्ट है. इलियक क्रेस्ट का फ्री फ्लैप मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं किया बिकॉज वो इतना ज्यादा यूज नहीं होता, बट इंशाल्लाह डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी का जो फ्लैप होता है वो आप एज अ फ्री फ्लैप ले सकते हैं, मतलब एज अ वास्कुलराइज टिश्यू ले सकते हैं. और इसके अलावा हम जो एंटीरियर इलियक क्रेस्ट से जो हम लोग लेते हैं बोन स्टॉक, जो क्लेफ्ट्स में और हर जगह पे ईबीजीज में कॉमनली यूज होते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी पेपर में आ चुके हैं, तो मैंने ग्राफ्ट का जो प्रोसीजर है सारा वो आपके लिए इंक्लूड किया है. इसके बाद रेडियस है, रेडियल फोरआर्म फ्री फ्लैप है, और वो भी मैं आपको करा चुकी हूँ. ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज इसके एट्रीब्यूट्स में जब हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बोन लेंथ की. ठीक है. अब जो फिबुला है वो आपको 25 सेंटीमीटर तक का बोन लेंथ देता है. स्कैपुला 12 टू 14 सेंटीमीटर, इलियक क्रेस्ट 14 टू 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस अप टू 12 सेंटीमीटर. इतनी बोन आप ले सकते हैं. ठीक है. एबिलिटी टू ऑस्टियो इंटीग्रेट फिबुला में पॉसिबल है. बाइकॉर्टिकल एंकरिंग है. स्कैपुला में जो 66% होते हैं तो वो अलाउ करते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेशन को. ठीक है. इलियक क्रेस्ट में भी पॉसिबल है. इलियक क्रेस्ट की हाइट बहुत अच्छी होती है. जो इलियक क्रेस्ट का फ्री फ्लैप होता है उसकी हाइट काफी अच्छी है. ठीक है. रेडियस में ऑस्टियो इंटीग्रेटेड इम्प्लांट्स आर नॉट पॉसिबल बिकॉज द बोन इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. रेडियल बोन काफी वीक होती है ना, उसकी हाइट भी बहुत कम होती है. ठीक है. फिबुला की हाइट कम है. ठीक है. बट अगर आप डबल बैरलिंग करें, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ, आई एम रियली सॉरी, डबल बैरलिंग की मुझे इससे अच्छी कोई तस्वीर नहीं मिली, बट बेसिकली इन डबल बैरलिंग व्हाट वी डू इज कि हम लोग ऑस्टियोटमी कर देते हैं. एक साइड से ऑस्टियोटमी कर देते हैं, पेरियोस्टियम एक तरफ का अटैच होता है, दूसरी तरफ से आपने उसको ऑस्टियोटमी कर दी है. ठीक है. तो एक फिबुला है, उसको आप एक तरफ से काट रहे हैं. ठीक है. और बीच में वो जुड़ा हुआ है ना, मतलब देखिए एक उसका आप कंसिडर करें, एक आपकी तरफ का एंड है, एक आपसे दूर एंड है. ठीक है. तो जो आपकी तरफ वाला एंड है आपने उसमें ऑस्टियोटमी कर दी ना, तो उसको आपने काट लिया और एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर दिया. ठीक है. इसको कहते हैं डबल बैरलिंग. जब आप इसमें डबल बैरलिंग करते हैं तो देन इट कैन रिस्टोर हाइट. स्कैपुला की हाइट अप्रोक्सीमेट है, इलियक की हाइट इज गुड और उसमें ऑस्टियो इंटीग्रेशन हो सकती है. रेडियस इज नॉट गुड. ठीक है. सॉफ्ट टिश्यू में फिबुला में हम फिशू क्यूटेनियस लेते हैं ना, जो कल हम लोग बात कर रहे थे परफोरेटर्स की और इसकी बात कर रहे थे. ठीक है. स्कैपुला का ये सबसे बड़ा फायदा है कि उसमें सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप आप बहुत ज्यादा ले सकते हैं. ठीक है. और इसीलिए स्कैपुला इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मैक्सिला बिकॉज देयर इज अबंडेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू अवेलेबल. एंड मैक्सिला में हमें क्या चीज की जरूरत है? मैक्सिला में हमें कैविटीज को मतलब कैविटीज को सेपरेट करने की जरूरत है ना. हमें ये नहीं चाहिए कि हम ओरोएंट्रल फिस्टुला हमें नहीं चाहिए, हमने नेजल कैविटी को भी सेपरेट करना है ओरल कैविटी से, फिर हमने ऑर्बिट को भी सेपरेट करना है. तो मैक्सिलेक्टमी के जो डिफेक्ट्स होते हैं उनमें इसलिए स्कैपुला के फ्लैप्स बहुत अच्छा काम करते हैं बिकॉज एन अबंडेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इज अवेलेबल. वो कवरेज बहुत अच्छी आ जाती है. ठीक है. इसके अलावा इलियक में थिक है लेकिन लिमिटेड फ्लैप है. ठीक है. लिमिटेड मोबिलिटी है उसकी. while the radius one is thin and pliable and it is also sensate. we have already discussed that. ठीक है. अगर हम इसमें एंटीब्रेकियल नर्व ले लें तो वो सेंसेट फ्लैप है, थिन फ्लैप है, प्लाइबल है, चीक के लिए बहुत अच्छा है, फ्लोर ऑफ द माउथ के लिए, लिप के लिए. ठीक है. अब डोनर साइड में फिबुला में मिनिमल डिफेक्ट है क्योंकि फिबुला ज्यादा जो लोड होता है वो टिबिया के ऊपर है. फिबुला जो है अगर आप उसको निकाल दें उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इट इज अफेक्टेड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस. ठीक है. एमआरए आपको जरूर चाहिए ताकि आप इसमें इसमें आप जो हम डॉर्सैलिस पीडिस और जो पोस्टीरियर टिबियल जो हमारे पास होता है, ठीक है, पल्सेस होती हैं, उनकी पैल्पेशन भी बहुत जरूरी है. ठीक है. सो डोनर साइड में आपका ये है कि फिबुला में मिनिमल डिफॉर्मिटी है लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस उसको अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद आती है बात स्कैपुला की. स्कैपुला में भी जो डिफॉर्मिटी है वो मिनिमल है, मिनिमल डिफॉर्मिटी है, लेकिन पोजीशन का मसला है. पेशेंट को आप बैक पे टर्न करेंगे उसको ना, तो उस वजह से मसला होता है बिकॉज आपकी जो टू टीम अप्रोच है, मतलब आपने क्या करना है, आपकी सिंगल टीम टू टीम अप्रोच इज नॉट पॉसिबल. आपने सिंगल टीम अप्रोच करनी है. पहले इतना बड़ा आपका प्रोसीजर होगा रिमूवल ऑफ पैथोलॉजी का, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आप रिकंस्ट्रक्शन करेंगे अलग से. सो देयरफॉर मसला क्या होता है आपका कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है. ठीक है. इलियक क्रेस्ट मॉडरेट मॉर्बिडिटी,
एंड रेडियस में बहुत ज्यादा मॉर्बिडिटी है, इसमें आप रेडियल बोन को फिर आप प्लेट भी करते हैं बिकॉज रेडियस का फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर, इफ यू अगर आप कंपैरिजन करें, इफ अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कॉमनली यूज फ्री फ्लैप्स, ठीक है, आ सकता है ना। सो MRA इज डॉक्टर इरम, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राम हम करते हैं ना वेसल एनाटमी के लिए, ठीक है। तो MRA हमने करना है फिबुला के लिए क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस इसको अफेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नहमीद ने कहा कि इट्स अ काइमेरिक फ्लैप, यस ही इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप 2 कट पैडल्स को यूज कर सकते हैं स्कैपुला में, मतलब जब आप मल्टीपल सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप्स को यूज कर सकें तो दैट काइंड ऑफ ए फ्लैप इज नोन एज अ काइमेरिक फ्लैप, ठीक है। सो सो दिस इज इट। वी कैन टेक अ सेंसेट फ्लैप, इन सब के साथ हम ले सकते हैं नर्व, लेकिन कॉमनली जो हम लेते हैं वो रेडियस के साथ लेते हैं बिकॉज वो इजीली अवेलेबल है, ठीक है। वैसे आप इन सब को सेंसेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपका क्वेश्चन आता है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऑफ द डिफरेंट वास्कुलर ऑफ द डिफरेंट फ्री फ्लैप्स, कॉमनली यूज फ्री फ्लैप्स, सो यू कैन ऐड दैट, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैक्सिला इज कॉम्प्लिकेटेड, मैंडिबल की रिकंस्ट्रक्शन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और उसके काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है रूल्स हैं, ठीक है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात ये कि आपने, अगर आप वेसल्स ले रहे हैं एनास्टोमोसिस करने के लिए, फ्री फ्लैप्स आप ले रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ द टारगेट वेसल्स फॉर रिवास्कुलराइजेशन अक्सर लिमिटेड होता है क्योंकि ऊपर जा रहे हैं ना आप। तो अक्सर क्या होता है कि जब आप पेडिकल फ्लैप्स लेते हैं तो उसमें पेडिकल की रोटेशन का भी इशू होता है, ठीक है, और फ्री फ्लैप्स के लिए अक्सर डिस्टेंस जो होता है वो उसका मसला आता है, ठीक है। इम्पेयर्ड एक्सेस इन विजिबिलिटी विदाउट ट्रांसफेशियल इंसिजंस, आपकी एक्सेस लिमिटेड है, ठीक है, बिकॉज एक क्लोज स्पेस है तो एक्सेस लिमिटेड है और विजिबिलिटी का भी इशू है। एंड कैविटीज एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम मैंडिबल में बार बार कह रहे थे, ये रिकंस्ट्रक्शन का एक बहुत बुनियादी असूल है कि आप जिस जगह पे रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो बाकी कोई कैविटी को वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए, otherwise there can be a multitude of problems. So therefore exposure, जो cavities का exposure है वो यहाँ पे आपने avoid करना है, ठीक है। This topic is relatively आपकी concentration इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होगी because there are demanding, काफ़ी demanding है ये topic. So बीच में अगर आपको समझ नहीं आती या if you feel that I'm going too fast, so you can message me at any point, ठीक है। All right, now moving on. अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स है, ठीक है। अच्छा, वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट मैक्सिलेक्टमी की डिफेक्ट्स इज समथिंग एल्स एंड क्लासिफिकेशन की डिफेक्ट्स क्लासिफिकेशन इज समथिंग एल्स। मैक्सिलेक्टमी भी मुख्तलिफ तरीकों से हम उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये जब एक दफा मैक्सिलेक्टमी हो जाती है और जो डिफेक्ट बन जाता है फॉर रिकंस्ट्रक्टिव पर्पसेस, हमने इसको क्लासिफाई किया है, ठीक है। सो ओके क्लासिफिकेशन, ओके क्लासिफिकेशन जो 1A है और 1B है, फिर 2 है, फिर 3 है, ठीक है, और F और Z सेपरेट है। तो 1A इज लिमिटेड डिफेक्ट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द पैलेट दैट डज नॉट इन्वॉल्व द एल्वियोलस, ठीक है, मतलब सिर्फ ओरोएंट्रल फिस्टुला है, ठीक है, देयर इज ओनली ओरोएंट्रल फिस्टुला। सबको वॉइस इशू आ रहा है? So 1A, limited defect in the central portion of the palate, ठीक है, that does not involve the alveolus. So ये आ गया आपका 1A। 1A, ठीक है, 1A जो है आपका वो एक, मतलब उसमें मैक्सिला में डिफेक्ट पैलेट पे है, ठीक है, आइसोलेटेड डिफेक्ट है पैलेट पे, मतलब फिस्टुला है, ठीक है, दिस इज 1A। 1B is a defect in palate that involve the alveolus but is located posterior to the canine or is limited to the premaxilla with preservation of the canine teeth bilaterally. मतलब canine आपके सेव हैं, ठीक है, canine इन्वॉल्व नहीं है, या तो canine से आगे है डिफेक्ट या canine से पीछे है डिफेक्ट, मतलब जो लिमिटिंग फैक्टर है वो canines हैं, ठीक है। दोनों canines आपके सेव हैं, या तो प्रीमैक्सिला गया हुआ है मतलब canine चारों इंसाइजर का डिफेक्ट है, या canine से पीछे का डिफेक्ट है, लेकिन canine सेव है इसमें 1B में। 2 जो है आपका वो हेमीपैलेटल डिफेक्ट है that does not cross the midline in a conventional longitudinal resection but and does not extend posterior to the midpoint of palate, मतलब आधा पैलेट बस आपका प्रिजर्व्ड है और आधा पैलेट गया हुआ है, ठीक है। 2 में देखिए आपका आधा पैलेट है, ठीक है। क्लास बी जो है तो उसमें देखिए आप, या तो एंटीरियर मैक्सिला का डिफेक्ट है, केनाइन प्रिजर्व्ड है, या केनाइन से पीछे का डिफेक्ट है बट केनाइन इसमें प्रिजर्व्ड है, ठीक है। जो क्लास 2 है उसमें हाफ पैलेट का डिफेक्ट है, ठीक है। और क्लास 3 सब टोटल और टोटल पैलेटेक्टमी दैट इन्वॉल्व मोर देन वन हाफ ऑफ द पैलेटल सरफेस। एंड एफ में जब फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट में भी साथ में डिफेक्ट हो और जेड में बॉडी ऑफ जाइगोमा में डिफेक्ट होगा,
दिस इज नोन एज ओके क्लासिफिकेशन, ठीक है। ब्राउन्स बहुत कॉमनली यूज होती है, ब्राउन्स बहुत आसान क्लासिफिकेशन है, ओके भी आसान है, लेकिन ब्राउन्स इज मोर कॉमनली यूज्ड। अभी जब हम रिकंस्ट्रक्शन भी करेंगे तो हम ब्राउन्स के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। सो इसमें वर्टिकल कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट में वन इज मैक्सिलेक्टमी विद नो ओरोएंट्रल फिस्टुला, ठीक है। सो मैक्सिलेक्टमी हुई है लेकिन पैलेट प्रिजर्व्ड है, ठीक है। ऊपर एल्वियोलस कटा हुआ है लेकिन पैलेट को कोई, पैलेट पे कुछ नहीं है, ठीक है। सो देयर इज मैक्सिलेक्टमी विद नो ओरोएंट्रल फिस्टुला। Type 2 is low level maxillectomy, type 3 is high level maxillectomy and type 4 is radical maxillectomy, ठीक है। इन्होंने इस तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, एक और बात, कल जैसे आप लोग क्वेश्चंस भिजवा रहे थे, पेपर के भी क्वेश्चंस भिजवा रहे थे, उसमें एक सवाल था कि जिसमें पार्शियल मैक्सिलेक्टमी की बात की थी ना, पार्शियल मैक्सिलेक्टमी के डिफेक्ट्स का पूछ रहे थे कि हाउ विल यू रिकंस्ट्रक्ट द पार्शियल मैक्सिलेक्टमी डिफेक्ट्स। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप पार्शियल मैक्सिलेक्टमी का मतलब है, अब पार्शियल मैक्सिलेक्टमी को उन्होंने आगे डिवाइड नहीं किया कि पार्शियल मैक्सिलेक्टमी में उनका मकसद कौन सी मैक्सिलेक्टमी से है। पार्शियल में तो बहुत सारी आ सकती है, पार्शियल में तो लो लेवल भी है, हाई लेवल भी उसमें आती है, ठीक है। उसमें आपकी इंफीरियर मैक्सिलेक्टमी भी आती है, मीडियल मैक्सिलेक्टमी भी आती है, सारी आती है उसमें। सो आई थिंक कि आपको पेपर में इस किस्म के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना चाहिए कि रेडिकल मैक्सिलेक्टमी से ऊपर जितनी भी क्लासेस हैं इनको आप, इनके आप ऑप्शंस लिखेंगे, ठीक है। इनकी रिकंस्ट्रक्टिव ऑप्शंस आप लिखेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आपने इसमें इंक्लूड करना है, बट योर वर्टिकल कंपोनेंट रेडिकल मैक्सिलेक्टमी के अलावा जितने हैं वो सारे, इन सब के आप अलग से ऑप्शंस लिखेंगे, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात आती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या है कि ए रिसेक्शन ऑफ लेस देन और इक्वल टू हाफ ऑफ एल्वियोलस एंड हार्ड पैलेट नॉट इन्वॉल्विंग द नेजल सेप्टम और क्रॉसिंग द मिड लाइन। बी में रिसेक्शन ऑफ बायलैटरल एल्वियोलर मैक्सिलाइन। लेट मी जस्ट शो यू द पिक्चर, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये वन है, ठीक है। दिस इज क्लास 2, क्लास जिसमें हम कहते हैं लो लेवल, ठीक है। ये हाई लेवल है और ये जो है आपका ये रेडिकल मैक्सिलेक्टमी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में दिस इज वन, सॉरी दिस इज वन, हाँ ये वन है। फिर ए है, ठीक है। ए में आपका हाफ पैलेट है, बी में मोर देन हाफ है और सी में पूरी का पूरा पूरी की पूरी सरफेस गई हुई है, ठीक है। So these were the classifications of maxillectomy defects. हम रिकंस्ट्रक्शन भी इन्हीं क्लासिफिकेशंस के बेस पे करते हैं। Pre-operative assessment, history, clinical examination, investigations. What is your aim to identify medical problems? Definitely, अगर आपका patient medically compromised है, उसकी कोई medically special situation है, तो then you need to look for the other options of reconstruction, ठीक है? Also predict final configuration of defect and the reconstructive requirement. जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे, हम लोग जो पहले बात कर रहे थे कि आपने क्या करना है, आपने प्रोस्टोडोंटिस्ट के साथ, माइक्रोवास्कुलर सर्जन के साथ भी बात करनी है, ठीक है। तो आपने प्रिडिक्ट पहले से करना है कि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफेक्ट एंड रिकंस्ट्रक्टिव रिक्वायरमेंट। आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट, ठीक है। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, पीवीडी, डीवीटी हो गया आपका, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, कोएगुलोपैथी, immune deficiency, previous surgeries, radiotherapy. These are all the factors that is going to negatively impact your reconstructive option. And this schema is for your every kind of reconstruction. ये हर किस्म की reconstruction में आप ये points लिख सकते हैं, ठीक है। हम CT करते हैं, MRI करते हैं, tactile imaging है, virtual planning है, ठीक है। ये virtual planning, stereolithographic models, CAT CAM, ये आपने हर एक में लिखना है, ठीक है। जितनी भी reconstruction का question आपका आता है तो आपने उसमें ये चीजें जरूर लिखनी है, ठीक है। एंजियोग्राफी, डॉपलर, ठीक है। ये सारे जो हैं आपके ये इन्वेस्टिगेशंस आ जाते हैं फिर। सो दिस इज हाउ यू गो फॉर प्री ऑप असेसमेंट। आपने वर्चुअल प्लानिंग, टेक्टाइल इमेजिंग, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये आप सब में इंक्लूड किया करें, ठीक है। देन वी हैव प्रोस्थेटिक वर्सेस बायोलॉजिक रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस इसके ये हैं, देखें, एक आपकी प्रोस्थेटिक रिकंस्ट्रक्शन है, दूसरी आपकी बायोलॉजिक रिकंस्ट्रक्शन है, ठीक है। प्रोस्थेटिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आप पेशेंट को बायोलॉजिक रिकंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, आप पेशेंट को क्या कर रहे हैं, आप ऑब्चुरेटर दे रहे हैं, ठीक है, या आप कोई प्रोस्थेटिक ऑप्शन दे रहे हैं पेशेंट को। दूसरा जो होता है आपका वो बायोलॉजिक रिकंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। बायोलॉजिक रिकंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या होता है कि मतलब ये है कि आप कोई फ्लैप्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना। सो इन दोनों में दिस इज द बिगेस्ट डिबेट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट मैक्सिलरी रिकंस्ट्रक्शन, और स्पेशली हमारे किस्म के सेटअप्स में जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस ऑफ फ्लैप, बाद में फ्लैप मॉनिटरिंग, आईसीयू केयर, ट्रेन स्टाफ इतना नहीं होता। तो हमारी कोशिश यही होती है कि वी गो फॉर ज्यादा, हम लोग ज्यादातर केसेस में प्रोस्थेटिक
रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है. सो बोथ हैव गॉट देयर प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है. सो एडवांटेजेस आर, इट इज वेल टॉलरेटेड, प्रोस्थेटिक रिकंस्ट्रक्शन कम टाइम में तैयार हो जाती है, ठीक है, इजीली अवेलेबल है. इट ऑल्सो अलाउ स्टेजिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. फॉर द टाइम बीइंग आप ओरोएंटल फिस्टुला है, आप उसको सेपरेट करने के लिए ऑब्चुरेटर दे देते हैं, ठीक है, एंड देन यू अलाउ फॉर स्टेजिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है. ऑल्सो इट अलाउ ट्यूमर सर्वेलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर कोई ऐसा केस है कि जहाँ पे आपको लगता है कि इसमें रिकरेंस है और हमारे पास फ्रोजन सेक्शन एनालिसिस अवेलेबल नहीं है, तो वी कैन गो फॉर अ प्रोस्थेटिक रिकंस्ट्रक्शन और हम उसमें ट्यूमर सर्वेलेंस कर सकते हैं, ठीक है. Failure to reconstruct by the other means is again a candidate for prosthetic reconstruction. But what are the disadvantages? The sense of wholeness is not there because you know, if you think about it, इतनी बड़ी चीज आपने मैक्सिला हटाया, पैलेट हटाया, ठीक है, तो और उसके ऊपर आपने एक ऑब्चुरेटर लगा दिया, बट वो फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस तो रहेगी पेशेंट को. सो दैट सेंस ऑफ होलनेस इज नॉट देयर. Frequent removal for cleaning, allowance on it for speech and swallowing, like the patient is dependent on an obturator for everything, ठीक है. Leakage is another issue. Oronasal regurg, comfort, stability, retention depends upon geometry of the cavity. It's a very important factor. आप ऑब्चुरेटर पेशेंट को दे रहे हैं, लेकिन आया पेशेंट के रिमेनिंग टीथ डेंटिशन सपोर्ट उसको करेगा ऑब्चुरेटर को कि नहीं, ठीक है. सो द ऑब्चुरेटर्स कंफर्ट, its stability, its retention, it is highly dependent upon the geometry of the cavity or the geometry of the defect that you have created. So highly dependent upon the defect creation. And obviously there are problems with aesthetics. आप ऑब्चुरेटर तो दे रहे हैं, लेकिन बाहर से पेशेंट के सारे सेगमेंट्स कोलैप्स हैं. मतलब आप तो ऑब्चुरेटर एल्वियोलस तक दे रहे हैं ना, अब उसके ऊपर आप उसको अगर एक्सटेंड नहीं कर रहे तो वो हॉलोनेस और वो चीजें रहेंगी. सो देयर इज प्रॉब्लम विद एस्थेटिक्स. So these are the advantages and disadvantages. Which cases are not favorable for obturator? Orbital rim and orbital floor defects. Because definitely जब orbital rim और floor effect होगा तो क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको एक stable base चाहिए, ठीक है, आपको ऑर्बिट के लिए स्टेबल बेस चाहिए, ठीक है. सो वहां पे आप ऑब्चुरेटर इतना अच्छा नहीं है. क्लास 4 ओके और टाइप सी एंड डी ब्राउन एंड शॉ डिफेक्ट्स, ठीक है, जो आपकी ब्राउन क्लासिफिकेशन में सी और डी आता है, जिसमें आधे से ज्यादा पैलेट आपका गया हुआ है, तो आपके पास एग्जिस्टिंग टीथ भी इतने नहीं है कि वो ऑब्चुरेटर को सपोर्ट कर सके. डी में पूरा पैलेट गया हुआ है, ठीक है. सो इन किस्म के जो डिफेक्ट्स हैं उनमें भी अच्छा नहीं है. स्मॉलर डिफेक्ट्स इन एट्रोफिक जॉज, स्मॉलर डिफेक्ट्स इन पेशेंट्स विद द फीलिंग और पुअरली मेंटेन्ड डेंटिशन, एंड माइक्रोस्टोमिया और लिमिटेड डेक्सटेरिटी टू प्लेस एन ऑब्चुरेटर. डिफेक्ट छोटा है लेकिन जो एट्रोफिक है, रिटेंशन का मसला होगा. डिफेक्ट छोटा है लेकिन पेशेंट अपनी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस नहीं कर रहा, फंगल इन्फेक्शंस होंगे, मल्टीट्यूड ऑफ अदर प्रॉब्लम्स विल रिजल्ट. डिफेक्ट छोटा है बट द पेशेंट हैज माइक्रोस्टोमिया, या फिर पेशेंट अदरवाइज लिमिटेड डेक्सटेरिटी है, प्लेस ही नहीं कर सकता ऑब्चुरेटर, क्या फायदा है ऐसी ऐसी चीज के देने का, ठीक है. So these are the cases that are not favorable for obturator. Yesterday someone was asking about the types of obturators. So the types of obturators आर आपके आप इनिशियली जो आप देते हैं वो आपका इंटरिम ऑब्चुरेटर होता है ना, मतलब जब पेशेंट की सर्जरी हो गई है, मैक्सिलेक्टमी हो गई है, तो अब आप फॉर द टाइम बीइंग पेशेंट को इंटरिम दे रहे हैं, ठीक है. फिर एक सर्जिकल ऑब्चुरेटर होता है, और अगर सर्जिकल ऑब्चुरेटर आपका कुछ टाइम तक रहता है, फिर अगर आप रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, अदरवाइज यू कैन गो फॉर अ डेफिनेटिव ऑब्चुरेटर. जो आखिरी ऑब्चुरेटर आप देंगे जो डेफिनेटिवली सब चीजों को कवर करेगा, तो दैट विल बी अ डेफिनेटिव ऑब्चुरेटर, ठीक है. सो जनरल गाइडलाइंस क्या हैं, ठीक है. जनरल गाइडलाइंस ये है कि क्लास 1 से लेके 2B तक, ठीक है, ब्राउन की क्लासिफिकेशन में देयर आर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है. रिहेबिलिटेशन ऑफ टीथ individualized based on the amount and state of the remaining dentition, ability to place dental implants, and on patient's preference. As a rule, अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट मोलर ऑक्लूजन जब पेशेंट की फंक्शनल होती है तो उसके साथ पेशेंट बहुत अच्छा फंक्शन करता है, ठीक है. और अगर पेशेंट्स के फर्स्ट मोलर ऑक्लूजन नहीं है लेकिन सेकंड बाइकस्पिड तक ऑक्लूजन है, तब भी पेशेंट अच्छा वो करता है, मतलब ऑक्लूजन का होना जरूरी है, ठीक है. In a situation where the dentition does not need to be replaced, the reconstructive surgeon can turn to a soft tissue flap option. अगर दांत है पेशेंट के तो आप definitely you try to involve them, आप उनको involve करें अपने reconstructive options में. नहीं है तो then you can turn to a soft tissue flap option, ठीक है. So
ये एक जनरल सी चीज मैंने बनाई है, अभी आगे हम इसको डिटेल में करेंगे। लोकल फ्लैप्स आपके पास कौन कौन से हैं? पैलेटल रोटेशन फ्लैप्स, डिपेंडिंग अपॉन द डिफेक्ट साइज डेफिनेटली, ठीक है, बिकॉज आपका पैलेटल रोटेशन फ्लैप छोटे डिफेक्ट्स के लिए है, बहुत बड़े डिफेक्ट्स के लिए यूज नहीं हो सकता। फेशियल आर्टरी मायोम्यूकोजल फ्लैप कल हमने डिस्कस किया था, फैम, ठीक है। टंग फ्लैप्स आप लगा सकते हैं। व्हाट आर द रीजनल ऑप्शंस? सबमेंटल आइलैंड फ्लैप, टेम्पोरोपेराइटल फेशिया फ्लैप, टेम्पोरालिस मसल फ्लैप। बियॉन्ड दैट वी कैन ऑल्सो गो फॉर फ्री फ्लैप्स, ठीक है। Bony reconstruction, geometry challenge, exposure to cavities are the biggest challenges. Virtual planning is better. Selecting a composite flap, ठीक है, composite flap का मतलब है bone भी है आप include कर रहे हैं, soft tissue भी आप include कर रहे हैं. Posterior maxilla is 6 centimeter away from facial vessels at the lower border of mandible. आपकी जो facial artery है जिसके साथ आप anastomosis करेंगे तो वो lower border of mandible पे है और maxilla उससे 6 centimeter away है, ठीक है। तो आपका पेडिकल लेंथ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, इस पॉइंट को आप समझे ना। आपकी जो वेसल्स हैं एनास्टोमोसिस के लिए, पहले भी मैं आपको यही पॉइंट बता रही थी, एनास्टोमोसिस के लिए जो वेसल्स हैं वो दूर हैं, ठीक है। तो उसका क्या मसला होता है? रिकंस्ट्रक्टिव जगह से दूर है ना, तो फिर इसका मतलब है कि आपको पेडिकल लेंथ ज्यादा चाहिए, बड़ी पेडिकल लेंथ चाहिए ताकि वेसल वहां तक पहुंच सके, ठीक है। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट टिश्यू हमें ज्यादा चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब एक और बात, ज्यादा टिश्यू जब आप रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा? स्पीच एंड स्वेलिंग अफेक्ट होगी, ठीक है। क्लास 3 एंड 4 ब्राउन डिफेक्ट्स आर मोर चैलेंजिंग बिकॉज द ऑर्बिट ऑल्सो नीड्स टू बी मैनेज्ड। आपका जो क्लास 3 और 4 होते हैं उसमें ऑर्बिटल भी साथ में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लॉन्ग बोनी डिफेक्ट्स, अब एज अ जनरल रूल में बात कर रही हूँ, अगर बोनी डिफेक्ट बड़ा है आपका और स्मॉल सॉफ्ट टिश्यू डिफेक्ट है तो फिबुला बहुत अच्छा है। जैसे मैं आपको अभी पीछे कंपैरिजन बता रही थी, फिबुला में आप बोन स्टॉक बहुत ले सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप कम ले सकते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिबुला अच्छा है। स्कैपुला टिप, टेरी मेजर मसल, अगर स्मॉल सॉफ्ट टिश्यू डिफेक्ट है। अगर आपको बड़ा सॉफ्ट टिश्यू चाहिए, स्कैपुला इज अ वेरी वर्सेटाइल फ्लैप, ठीक है। अगर आपको ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू चाहिए तो आप इसके साथ लेटिसिमस डोर्साई ले सकते हैं। लेटिसिमस डोर्साई भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यू नो द लोकेशन ऑफ लेटिसिमस डोर्साई नाउ, ठीक है। तो स्कैपुला के साथ हम वो भी ले सकते हैं, हम स्कैपुला के साथ टेरी मेजर मसल भी ले सकते हैं, तो छोटा डिफेक्ट भी कवर हो सकता है, बड़ा भी कवर हो सकता है। स्कैपुला टिप इज बेटर बिकॉज इंक्रीज्ड पेडिकल लेंथ of 14 centimeter as compared to 7 centimeter with traditional scapular flaps, लेकिन स्कैपुला के अंदर implants are only possible in 66% of cases, ठीक है। अगर आप इसको वर्टिकल स्कैपुला को ओरिएंट करें तो ये ऑर्बिट को भी अच्छा सपोर्ट करता है और फिर इसमें इसकी हाइट भी अच्छी होती है, आप इम्प्लांट्स भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। डेंटल रिहेबिलिटेशन हम कैसे करेंगे? अगर आपने सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन की है, मतलब आपने बहुत बड़े बड़े सॉफ्ट टिश्यूज लगा दिए हैं, ठीक है, तो इसमें ऐसे केसेस में जो डेंटल रिहेबिलिटेशन होती है, प्रोस्थेटिक प्रोस्थेसिस होती है, बहुत चैलेंजिंग हो जाती हैं। बहुत बड़े सॉफ्ट टिश्यूज मुंह में पड़े हुए हैं ना, तो अब उसके ऊपर अगर आप कोई प्रोस्थेसिस लगाएंगे, कोई डेंचर आप लगाएंगे तो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। इम्प्लांट पोजिशन, इंटरआर्ट स्पेस, ठीक है, more palatal than lateral, ठीक है। Pterygoid plates can serve as a guide for the placement. And in pediatric patient, you have to give, अच्छा pediatric patient में अगर just in case बच्चा है, ठीक है, और कोई इस तरह का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मिक्सोमा हो गया या कोई और चीज हो गई, रिमूव की है आपने, ठीक है, आपने रिसेक्शन की है, उस केस में आप जब तक ग्रोथ कंप्लीट नहीं होती ऑब्चुरेटर देंगे और ग्रोथ कंप्लीशन के बाद आप अपनी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। सो दीज वर जस्ट सम जनरल गाइडलाइंस, ठीक है। अब हम लोग डिफेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच की तरफ आएंगे, बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेक योर क्वेश्चंस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिफेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच। अब हम लोग आएंगे ब्राउन क्लासिफिकेशन में क्लास 1 की तरफ, ठीक है। क्लास 1 कौन सी थी हमारे पास? ठीक है, क्लास 1 में क्या है हमारा कि एक मैक्सिलेक्टमी है बट देयर इज नो ओरोएंट्रल फिस्टुला, ठीक है। देयर इज मैक्सिलेक्टमी बट नो ओरोएंट्रल फिस्टुला। अभी आगे आते हैं ना इसमें, क्लास 2, 3, 4 सारी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई लेट यू नो देन। उसके बाद भी अगर आपके क्वेश्चंस है यू कैन आस्क मी इन द एंड, ठीक है। So maxillectomy not causing oroental fistula, you can, because it's a small defect, तो आप इसको healing by secondary intention के लिए भी छोड़ सकते हैं, you can just leave it, आप इसको secondary intention के लिए healing के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। हम इसमें local flaps ले सकते हैं and local flaps are more favored.
जिसमें पैलेटल आइलैंड फ्लैप है। द पैलेटल आइलैंड फ्लैप इज वेरी यूजफुल फॉर ओरोएंटल फिस्टुलास में भी यूज होता है, हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स एंड इट इज रेज्ड फ्रॉम 90% ऑफ द पैलेट। एक्सटेंडेड रिलीज के लिए आप हेमुलस का जो हुक होता है आप उसको भी अगर रिमूव कर दें तो इसकी और भी ज्यादा रिलीज अच्छी हो जाती है। बट इट इज अ फ्लैप दैट इज बेस्ड ऑन ग्रेटर पैलेटाइन वेसल, एक्सियल पैटर्न फ्लैप है। एक्सीलेंट रिजल्ट्स एज फार एज ओरोएंटल फिस्टुला इज कंसर्न, उसमें भी इसके बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है। क्लास 1 में तो नहीं है फिस्टुला, लेकिन यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। buccal pad of fat we have already discussed, we can use it, you know that the volume is greater, ठीक है। एंड अगर डेंटिशन इंटरफियर कर रहा है इनसेट ऑफ फ्लैप के साथ तो इसमें एक और एडिशनल चीज है। हम लोग बार बार ये बात कर रहे थे बकल पैड ऑफ फैट जब आप लेके आते हैं वो दांत के दरमियान तो आएगा ना, ठीक है। तो अगर इंटरफियर कर रहा है तो आप इनसेट साइनस के थ्रू भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। देन टंग फ्लैप हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। टेम्पोरालिस, टेम्पोरोपेराइटल गीलियल, ये बायलैटरल भी हम ले सकते हैं टेम्पोरालिस, एंड इट कैन बी पास थ्रू साइनस एज वेल, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शंस फॉर क्लास 1 डिफेक्ट्स। छोटा डिफेक्ट है, ओरोएंटल फिस्टुला नहीं है, वेरी इजी टू क्लोज, जिसमें आपके लोकल फ्लैप्स आ जाते हैं। सेकंड इंटेंशन हीलिंग है, लोकल फ्लैप्स हैं, पैलेटल आइलैंड, बकल पैड ऑफ फैट, टंग, टेम्पोरालिस, टेम्पोरोपेराइटल गीलियल। नाउ लेट्स कम टू क्लास 2 डिफेक्ट्स, ठीक है। अब क्लास 2 डिफेक्ट्स जो आपके होते हैं वो लो, अभी कोई पूछ रहा था ना लो और हाई लेवल का। क्लास 2 डिफेक्ट्स दे डू नॉट इन्वॉल्व द ऑर्बिट, ठीक है। ये ऑर्बिट को इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन जैसे मैं बात कर रही थी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनके साथ हो सकता है, ठीक है, जिसमें पैरेटल डिफेक्ट ओनली नॉट इन्वॉल्विंग द एल्वियोलस लेस देन और इक्वल टू हाफ यूनिलैटरल, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। व्हाट आर द गोल्स, यहाँ पे क्या गोल्स होंगे हमारे। क्लास 1 डिफेक्ट इज वेरी इजी टू रिकंस्ट्रक्ट, उसके कोई इतने खास हमारे पास गोल्स नहीं है, लेकिन क्लास 2 में क्या गोल्स होंगे आपके। क्लास 2 में आपका जो सबसे पहला गोल है वो आपने सील करना है, ओरल कैविटी को सेपरेट करना है आपने नेजल कैविटी के साथ, आपने फंक्शनल डेंटिशन देनी है, ठीक है। और बोनी सपोर्ट ऑफ द एंटीरियर आर्च, जो नेजल एरिया है और एंटीरियर आर्च है उसकी बोनी सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो दीज आर आवर गोल्स इन क्लास 2 डिफेक्ट्स। अब अगर इसमें हम प्रोस्थेटिक की तरफ जाएंगे तो एक बात याद रखें, पोस्टीरोलैटरल डिफेक्ट्स हैं आपके, जैसे मैं अभी पोस्टीरोलैटरल डिफेक्ट्स के लिए इट इज बेटर प्रोस्थेटिक रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप एंटीरियर डिफेक्ट्स के लिए ऑब्चुरेटर या ऐसी चीज देंगे तो वो नेजल टिप को, एला को, स्पाइन को, इसको इतना अच्छा सपोर्ट नहीं करता, तो जो एस्थेटिक आउटकम होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। सो देयरफॉर इट इज गुड फॉर पोस्टीरोलैटरल डिफेक्ट, बट फॉर इंटीरियर डिफेक्ट यू हैव टू थिंक, मतलब इंटीरियर डिफेक्ट के लिए इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। Now coming to soft tissue flaps. Soft tissue flaps आपका क्या है? Autogenous soft tissue reconstruction may improve the functional outcome by improving hygiene. मतलब आप साथ में soft tissue flaps, prosthesis के साथ soft tissue flaps भी दे रहे हैं, ठीक है। तो hygiene भी improve होगी और tolerance भी अच्छी होगी, ठीक है। Decreasing the size and weight of obturator and permanently establishing the oronasal separation is also good. Alternatively, अगर आप सिर्फ soft tissue flap देते हैं, it can obviate the need of a prosthesis as well. इसको ऑब्विएट भी कर सकता है। अगेन चूंकि यहाँ पे ओरो नेजल फिस्टुला भी बन रहा है, ठीक है, तो वी कैन गो फॉर अ पैलेटल आइलैंड फ्लैप, वी कैन गो फॉर अ पेडिकल टेम्पोरालिस फ्लैप, वी कैन आल्सो गो फॉर स्किन ग्राफ्ट विद पेडिकल टेम्पोरालिस फ्लैप, एंड वी कैन आल्सो टेक इट विद और विदाउट कल्वेरिया। अगर कम बोन है और आप बोन भी साथ में रिप्लेस कराना चाह रहे हैं तो यू कैन आल्सो गो फॉर कल्वेरिया, ठीक है। सो प्रोस्थेसिस एंड सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप्स दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। फ्री फ्लैप्स हम क्लास 2 डिफेक्ट्स में तब देते हैं कि जब साइज ऑफ डिफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है, और रेजिडुअल एल्वियोलर रिज की क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत खराब होती है, ठीक है। अगर देखें आपका साइज ऑफ द डिफेक्ट जब बड़ा होगा और रेजिडुअल एल्वियोलर रिजेस इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, आप सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप जब देते हैं तो वो क्या होता है कि वो ओरल और नेजल कैविटी की सेपरेशन, एक गोल तो आपका अचीव कर रहे हैं लेकिन वो ड्रूप करते हैं, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरते हैं ना, नीचे आ रहे होते हैं। सो देयरफॉर उस वो एक मसला है। और दूसरा ये कि इतनी ब्लंटिंग हो जाती है सल्कस की, क्योंकि आपका सल्कस, वो सल्कस की डेप्थ तो नहीं रहती ना, इतने बड़े बड़े अपने फ्लैप्स डाल दिए, तो सल्कस डेप्थ ना होने की वजह से डेंचर का सपोर्ट इनएडिक्वेट होता है, एंड ऑस्टियो इंटीग्रेटेड इम्प्लांट्स जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन बोन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो अगेन उसमें भी मसला है, ठीक है। इसके लिए ऑप्शंस कौन कौन से हैं, रेडियल फोरआर्म फ्री फ्लैप है, एंटीरोलैटरल थाई है और फ्री फिबुला है, ठीक है। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इसका जो है रेडियस बोन हम इसके साथ ले सकते हैं, और थिन एंड प्लाइबल फ्लैप है। एएलटी इज गुड बिकॉज इसकी इसमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू है, और फिबुला जब आपके पास बोनी आर्च आपको ज्यादा चाहिए लेकिन आपको सॉफ्ट टिश्यू कम चाहिए, ठीक है।
सो क्लास 2 में प्रोस्थेटिक, सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप्स प्लस प्रोस्थेटिक, और ओनली सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप्स, या वी कैन गो फॉर फ्री फ्लैप्स, ठीक है। क्लास 2A, ठीक है। अब ए जो आपका डिफेक्ट होता है वो एक स्मॉल आपका ओरोएंटल फिस्टुला भी साथ में बना होता है। Myocutaneous free flaps. The volume of soft tissue required is more, so rectus abdominis and LD flaps, latissimus dorsi, can be used. The remaining dentition is sufficient to support a conventional prosthesis. देखिए हम दो चीजों को इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप वर्टिकल के बारे में भी सोचें और आप हॉरिजॉन्टल के बारे में भी सोचें। दैट इज व्हाई ब्राउन्स इज सच अ वर्सेटाइल क्लासिफिकेशन, बिकॉज ये दोनों चीजों को एड्रेस करता है। आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको एड्रेस करने के लिए हम सॉफ्ट टिश्यूज दे रहे हैं, बिकॉज हमें बल्क चाहिए, ठीक है ना। लो लेवल मैक्सिलेक्टमी हुई है तो चीक, आपका जो चीक की प्रोमिनेंस है वो भी लॉस्ट हुई है ना, सो उसके लिए हम वॉल्यूम ऑफ टिश्यू दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो हॉरिजॉन्टल डिफेक्ट है आपका वो ए है, वो ए डिफेक्ट है, मतलब वो छोटा डिफेक्ट है, ठीक है। डेंटिशन आपकी सेव है, अगर आधा पैलेट जाएगा तो आधी डेंटिशन भी जाएगी ना साथ में, तो इस वक्त आपका जो डेंटिशन है वो सफिशिएंट है, तो आप उसमें कन्वेंशनल प्रोस्थेसिस दे सकते हैं। all you need to do is that you need to replenish the volume of soft tissue, ठीक है। अभी किसी ने पूछा कि हाउ सल्कस हम कैसे बना सकते हैं। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लैप्स, इसमें सल्कस आप नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि आपका ये अगर आप इसमें ट्रिमिंग या इस तरह की कोई चीज कर भी दे उसको कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज वो ड्रूप करते हैं टाइम के साथ, सो उसके साथ प्रोस्थेसिस लगाना फिर आपका डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो लेटिसिमस डोर्साई है, इट इज मोर वर्सेटाइल एंड इट गिव्स गुड कॉन्टूर एंड सील। रेडियल फोरआर्म में एक फ्लैप इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ऑस्टियोक्यूटेनियस सैंडविच फ्लैप, ठीक है। इसमें ये क्या करते हैं कि बोन बीच में रह जाती है, और जो दो आपके जो फेशियाज होते हैं, आई थिंक आई हैव इंक्लूडेड अ पिक्चर एज वेल, लेट मी सी, हाँ यस दिस वन, ठीक है। ये देखिए आपने रेडियल फोरआर्म से फ्लैप लिया है ना। सैंडविच फ्लैप का मतलब ये होता है कि आपने बोन स्टॉक बीच में आ गई है, और जो नेजल कैविटीज और ओरल कैविटीज है वहां पे आपकी दो फ्लैप्स आ गए हैं, ठीक है। तो सेपरेशन भी अचीव हो गई है और बीच में बोन भी आ गई है, ठीक है। It uses the radius to reconstitute the alveolar arch, whereas the large harvested skin surface is folded and it covers the bone on the nasal and oral surfaces. तो nasal और oral surfaces पे flaps आ जाती हैं, बीच में bone आ जाती है, ठीक है। But it does not address the defect of maxillary skeleton, especially orbit zygoma and alveolus. Secondly, it has the tendency to obliterate ipsilateral nasal airway when the medial wall is resected. अगर आप free flap कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा टिश्यू ले रहे हैं और सॉफ्ट टिश्यू ले रहे हैं और उसमें आपने वो लगाया है, तो उसमें मसला ये होता है ना कि अगर मीडियल मैक्सिलेक्टमी भी साथ में मीडियल वॉल भी गई है, तो मीडियल वॉल की वजह से इसमें एयरवे का मसला आता है, बिकॉज ये ब्लॉक करता है एयरवे को, ठीक है। सो these are the options for class 2A. In class 2A, what you need is that you need to address the vertical defect. You also need to address the horizontal defect. The horizontal defect is small, the remaining dentition is there, so you can use a prosthesis. What all you need to do is that you need to fill the contour, ठीक है, जो contour loss हुआ है, और उस contour के लिए आपके पास जो options हैं वो आपके पास myocutaneous free flaps के options हैं, ठीक है, जिसमें radial forearm है, लेटिसिमस डोर्साई है, ठीक है, ये सारे फ्लैप्स आप इसमें यूज कर सकते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस है, ठीक है। अब आती है बात क्लास 2B एंड C. क्लास 2B एंड C आर वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर बिकॉज ऑफ द B एंड C कंपोनेंट, ठीक है, बिकॉज देयर इज मिनिमल और नो बोनी रिटेंशन। अब यहाँ आप जो फ्री फ्लैप वहां पे चूंकि रिमेनिंग डेंटिशन थी तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिमेनिंग डेंटिशन नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने फ्री फ्लैप में बोन भी लेनी है, ऑशियस फ्री फ्लैप भी आपने लेने हैं, ठीक है। Delay the implant 6 to 8 weeks, but first give interim prosthesis. Interim prosthesis दें और 6 to 8 weeks के बाद आप you can go for implant. अगर आपने अच्छी स्टॉक का बोन लिया है, ठीक है। यूनिलैटरल इंफीरियर मैक्सिलेक्टमी. इंफीरियर मैक्सिलेक्टमी का मतलब है कि आपके पास पैलेटल कोई डिफेक्ट नहीं है ना, सिर्फ इंफीरियर मैक्सिलेक्टमी हुई है. फ्री फिबुला और स्कैपुला. बायलैटरल इंफीरियर मैक्सिलेक्टमी. ओनली ऑर्बिट सपोर्टिंग बोन एंड आर्च इज लेफ्ट. मतलब आप सोचें, इसको जहन में लेके आए, इंफीरियर मैक्सिलेक्टमी है, बायलैटरल इंफीरियर मैक्सिलेक्टमी. जो बायलैटरल इंफीरियर मैक्सिलेक्टमी है उसमें सिर्फ ऑर्बिट का फ्लोर रह गया है ना, और पीछे लैटरली ज़ाइगोमा रह गए हैं. सो उस केस में आपका स्कैपुला फिर अच्छा है, ठीक है. So unilateral inferior maxillectomy and bilateral inferior maxillectomies. अब आती है बात इंटीरियर मैक्सिला की. These are all class 2 defects. देखिए जो क्लास 2 के आपके डिफेक्ट्स हैं ना, वो सारे पार्शियल मैक्सिलेक्टमी के डिफेक्ट्स हैं, ठीक है. क्लास 2 में आपका एक तो डिफेक्ट आपका इस तरह का है कि जिसमें क्लास 2A है, क्लास 2B है, क्लास 2C है. इसके अलावा इंफीरियर मैक्सिलेक्टमी हो सकती है जो कि यूनिलैटरल या बायलैटरल हो सकती है, और इंटीरियर मैक्सिला विद क्यूटेनियस डिफेक्ट. किस किस्म के सीएस में इस तरह का डिफेक्ट बनेगा जिसमें एक इंटीरियर मैक्सिला भी जा रहा है और साथ में स्किन डिफेक्ट भी बन रहा है? एनीवन? ये यूजुअली आपके जो स्किन कैंसर्स होते हैं,
ठीक है, जैसे बीसीसी वगैरह हो गया, तो उसमें आप इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो आता है कि एंटीरियर, यस इट्स बीसीसी वगैरह में आपका हो सकता है एंटीरियर मैक्सिला विद क्यूटेनियस डिफेक्ट। सो अगर आपके पास स्मॉलर पोर्शन है और इरेडिएटेड नहीं है, यू कैन गो फॉर स्किन फ्लैप विद और विदाउट स्किन ग्राफ्ट। और अगर रेडिएशन पेशेंट को मिली हुई है तो फिर आपने आउटसाइड इरेडिएटेड फ्लैप जाना है, और इसमें पैरामीडियन फोरहेड फ्लैप इज अ वेरी वेरी गुड फ्लैप फॉर सच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स। वी कैन टेक रेडियल फोर आर्म और वी कैन टेक इट फ्रॉम लैटरल आर्म। ठीक है, जो रेडिएशन फील्ड में नहीं आते तो वो हम लोग इसमें ले सकते हैं। ठीक है,